हेलो स्टूडेंट, टीच टाउन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो 2025 एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो को सिंह का बाग भी कहा जाता है। यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के नाम से भी पुकारा जाता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी लगभग 483 किलोमीटर की थी। अगला सवाल है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, खनन के द्वारा पृथ्वी के गर्भ से निकलने हुए पदार्थ को पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व संस्कृति भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खोदना। अगला सवाल है, हड़प्पा के नगर योजना की विवेचना करें। इसका उत्तर होगा, हड़प्पा सभ्यता जिससे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, यह इस सभ्यता का नगर नियोजन अत्यधिक विकसित और व्यवस्थित था। हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, सड़क। हड़प्पा सभ्यता का सड़क पक्की ईंटों का बना हुआ था। सड़क के दोनों किनारों पर चबूतरे बने हुए थे जिस पर लोग बैठकर आराम किया करते थे। सड़क के दोनों ओर नाला बना हुआ था। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बड़े सड़क से छोटे छोटे सड़कों का निर्माण किया जाता था। सेकेंड है नाला। हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का सबसे प्रमुख कारण वहाँ का नाला था। सड़क के दोनों किनारों नाले बने हुए थे जिसके कारण शहर का पानी नाले द्वारा बाहर निकल जाता था। वहाँ के नाले को देखकर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तीसरा है हड़प्पा ये भवन मतलब घर। हड़प्पा सभ्यता का भवन पक्की ईंटों द्वारा बनाई गई थी। वहाँ की भवन बहुत सुंदर और आकर्षित थी। इस प्रकार वहाँ के भवन को देखकर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। चौथा है स्नान नगर। मोहनजोदड़ो के स्नान नगर से मिला है जो बहुत बड़ा है। इस स्नान नगर एक साथ कई आदमी स्नान कर सकता था। यह स्नान नगर स्नानघाट पक्की ईंटों का बना हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन होने का प्रमुख कारण यहाँ का स्नानघाट भी था। अगला सवाल है अन्नगार। अन्न मतलब होता है अनाज। हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का प्रमुख कारण वहाँ का अन्नगार था। हड़प्पा के कई अन्य नगर मिला हुआ था। इसमें वहाँ के लोग अनाज रखते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का नगर होने का प्रमुख कारण वहाँ का अन्नगार भी था। अगला सवाल है, कालिंग का युद्ध पर अशोक का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कालिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक का जीवन बिल्कुल बदल गया। उसके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं। कालिंग युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक की हिंसा को छोड़ दिया और अहिंसा का पुजारी बन गया। अधर्म को उन्होंने वहीं छोड़ दिया। दूसरा है, इस युद्ध के बाद उसने मांस खाना तथा शिकार करना भी बंद कर दिया। तीसरा है, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और राज्य धर्म घोषित कर दिया। इसके प्रचार कार्य में जुट गया। अगला सवाल है,
मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा मगध एक भूत प्राचीन तथा शक्तिशाली महाजनपद था। इसमें दक्षिण बिहार के वर्तमान पटना तथा गया जिले सम्मिलित थे। 6ठी तथा 4ठी शताब्दी ईस्वी के बीच के काल में महाजनपद बहुत ही शक्तिशाली बन गया। इसकी प्राचीन राजधानी राजगीर थी। राजगीर के इर्द गिर्द पहाड़ियाँ थी जो इसकी प्राकृतिक रूप में रक्षा करती थी। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। इसकी सिंचाई गंगा तथा सोन नदियों के पानी से होती थी तथा इसमें बहुत अच्छी फसल उगती थी। गंगा और सोन नदियों को नौकाओं द्वारा यातायात की सुविधा भी मगध शक्तिशाली के कारण था। अगला सवाल है प्लासी का युद्ध कब और किनके बीच हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। यह युद्ध 23 जनवरी 1757 को प्लासी नामक जगह पर हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान पर दोनों सेनाओं के बीच अनबन हुई। इसके बाद नवाब के बड़े भाग युद्ध से पीछे हट गया। इसके बावजूद सिराजुद्दौला की सेना जिसका नेतृत्व मीर मदन और मोहनलाल कर रहे थे ने अंग्रेजी सेना का डटकर सामना किया। लेकिन मीर जाफर की गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला की इस युद्ध में बहुत बुरी हार हुई। वह जान बचाकर भाग, लेकिन मीर जाफर के बेटे मीरन ने उन्हें पकड़वाकर मार दिया। अगला सवाल है त्रिपिटक क्या है या त्रिपिटक के बारे में क्या जानते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ 3 टोकरियां होती है जिसमें पुस्तक रखी जाती है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में किया। इन्हें ही संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। अगला सवाल है बौद्ध धर्म के 4 स्थल कहाँ स्थित है। इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म के 4 स्थल जो हैं, पहला है लुम्बिनी, यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। यह स्थल नेपाल में है। बोधगया, यहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। बौद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। यह स्थान बिहार में है। और सारनाथ का मंदिर आप लोग जानते होंगे। यह स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ बौद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। चौथा है काशीनगर, यह स्थान देवरिया उत्तर प्रदेश में ही है। यहाँ बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। अगला सवाल है जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत हैं। इसका उत्तर हो जाएगा महावीर के दुनिया में जैन धर्म पंचशील सिद्धांत बताए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। जैन धर्म के पंचशील है जिनमें से पहला है सत्य, हमेशा सत्य बोलना, कभी झूठ न बोलना। दूसरा सिद्धांत है असत्य, कभी चोरी न करना, किसी को कुछ सामान लेकर न ललचाना, किसी को कुछ सामान दिखाकर ललचाना भी चोरी है। तीसरा हो जाता है अहिंसा, हत्या न करना, किसी के दिल को न दुखाना। चौथा सिद्धांत का है अपरिग्रह, धन संग्रह न रखना। चौथा है ब्रह्मचार्य, इंद्रियों को वश में रखना, यौन संबंधों से दूर रहने की अवस्था। अगला सवाल है अल बरूनी की जीवन को लिखें।
या अल-बरूनी के जिमनी पर टिप्पणी लिखें, एक ही बात है। इसका उत्तर हो जाएगा अल-बरूनी का जन्म 4 दिसंबर 973 ईस्वी को उज़्बेकिस्तान के एक शहर खारिज़म में हुआ था। वे विद्वान थे, उन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान था। जब वह 1017 ईस्वी को महमूद गजनी खारिज़म पर आक्रमण किया तो वह अपने साथ कई विद्वान को वहाँ से अफगानिस्तान ले आए। उनमें से अल-बरूनी भी शामिल था। फिर वो भारत के बारे में सुना और उसे भारत आने की रुचि हुई। यह भारत में 1024 से लेकर 1030 तक रहे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिनका नाम किताबुल हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। इस किताब में उन्होंने भारत की संस्कृति, तालाब और यहाँ का समाज की और शासन और यहाँ की स्त्रियों के बारे में लिखा। इनकी मृत्यु 1048 ईस्वी को यानी 75 साल की उम्र में हो गई थी। ये अल-बरूनी की जीवनी थी, अल-बरूनी के जीवन के बारे में था। अगला सवाल है किताबुल हिंद क्या है। किताबुल हिंद के बारे में अगर देखा जाए तो इसकी कई विशेषताएं हैं। इनमें से पहला किताबुल हिंद के बारे में जानने में मिलती है कि यह एक अरबी भाषा अल-बरूनी द्वारा लिखी गई इन्हें ही कृति है। किताबुल हिंद से सरल तथा स्पष्ट भाषा है। तीसरा है इस 80 अध्यायों में विभाजित की गई थी और प्रत्येक अध्यायों में किसी विशेष दर्शन, धर्म, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, भारतौल, मूर्तिकला इत्यादि के बारे में विस्तार विश्लेषण है। अगला सवाल है सती प्रथा से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में कुरूपदित्या चली आ रही है, जिसका पहला साक्ष्य एरन सागर अभिलेख से मिलता है। उसी समय जिन महिलाओं की पति मर जाता था उसे स्त्री होना उसको सती होना पड़ता था, यानी आग में जलना पड़ता था। इस प्रथा सती प्रथा के नाम से जानते थे। सती प्रथा को रोकने का पहला कार्य अकबर ने करवाया। उनके बाद राजा राम मोहन राय ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम्स बेटिंग की सहायता से यह कानून बनाया कि अगर किसी भी सती प्रथा को अंजाम दिया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अगला सवाल है अंतर्विवाह और बाह्यविवाह में अंतर स्पष्ट करें। पहला है अंतर्विवाह। विवाह के इस नियम को परस्पर विवाह ही कहा जाता है। इससे व्यक्ति अपने गोत्र अर्थात खानदान या वंशज या अपनी जाति का विवाह करते हैं। बाह्यविवाह मतलब इस प्रकार की विवाह करे विभाजितीय जातीय विवाह भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपने गोत्र वंशज खानदान से बाहर विवाह करते हैं। मतलब अंतर्विवाह वो विवाह क्या होता है, जब आप एक जाति से करते हैं तो उसे अंतर्विवाह विवाह, दूसरी जाति से अगर विवाह करते हैं तो उसे बाह्यविवाह कहते हैं। सिंपल सी बात है। अगला सवाल है विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषता का वर्णन करें। तो विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला द्रविड़ शैली का प्रभाव, दूसरा विशाल मंदिरों का निर्माण, तीसरा गोपुर और प्रवेश द्वारा सजावट, चौथा स्तंभों और शिखरों की विशेष डिजाइन। अगला सवाल है मुगल कालीन चित्रकला की विशेषता थी। मुगल कालीन चित्रकला की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला था वास्तविक और सटीकता, दूसरा रंगों की विभिन्नता और सुंदरता, तीसरा प्राकृतिक दृश्य का चित्रण, चौथा मानव आकृतियों की विस्तृतता। पूना पैक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। ये अगला सवाल है पूना पैक्ट के बारे में क्या जानते हैं। तो पूना पैक्ट जो होता है 1932 ईस्वी में डॉक्टर बी. आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था।
यह एक समझौता था जिसका मुख्य उद्देश्य था दलित वर्ग के अधिकार की रक्षा करना। अगला सवाल है, अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? अस्थाई बंदोबस्त अंग्रेज सरकार द्वारा लागू की गई भू राजस्व प्रणाली थी। इसे बंगाल के लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया था। इसमें कर वसूल कर अधिकार स्थानीय जमींदार को दिया जाता था। अगला सवाल है, अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख तो अभिलेख पत्थर, धातु आदि की सतहों पर उत्कृत किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है। यह मुख्य रूप से शासकों का राज्य देश होता था। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का प्रस्तर अभिलेख है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा आदि पर लिखित अभिलेख पाए जा गए हैं। अभिलेख किसी भी कालखंड के जानकारी प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। अगला सवाल है और आखिरी सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो जैसे कहने का मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान से ही सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने उत्खनन करवाया और नगर सभ्यता को प्रकाश में लाया। इसके बाद ही उन अन्य स्थानों पर पुरातात्विक खुदाई की गई। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर होने वाला तथा हड़प्पा में ही इस सभ्यता का उत्खनन हुआ। इसके चलते इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे 20 क्वेश्चन हैं जो कि इस बार एग्ज़ाम 2025 के एग्ज़ाम में आने की पूरी उम्मीद है। इसीलिए आप लोग से उम्मीद है कि इसे 1-2 बार देखें, अच्छे से याद कर लें, आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा से हो। थैंक यू।